Very good morning to all of you. Myself, Manoj Kumar Sharma, lecturer commerce, working in Government Model Senior Secondary School, मुबारकपुर। +2 कॉमर्स सेक्शन की बिजनेस स्टडी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस डिविडेंड डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य संपदा को अधिकतम करना होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से अभिप्राय अंशधारियों द्वारा अंशों के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उसमें वृद्धि करने से है। अब अंशों में वृद्धि कैसे हो? अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि करने के लिए किसी भी संस्था में वित्तीय प्रबंधक को महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसके अंतर्गत विनियोग निर्णय, वित्तीय निर्णय एवं लाभांश निर्णय लिए जाते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस डिविडेंड डिसीजंस। लाभांश निर्णय से अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारियों को दिया जाए और कितना हिस्सा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिजर्व के रूप में या संचित लाभ के रूप में व्यवसाय में रखा जाए। अंशधारी अधिक से अधिक लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं और जो प्रबंधक होते हैं वो लाभ को भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवसाय में ही संचित रखना चाहते हैं। इसलिए वित्तीय प्रबंधक को लाभांश निर्णय लेते समय महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसके अंतर्गत नंबर 1 है इनकम, आय। किसी भी संस्था में लाभांश तभी दिया जाता है जब पर्याप्त लाभ होता है या पर्याप्त आय होती है। यह लाभांश वर्तमान व संचित लाभों में से दिया जा सकता है। तो किसी भी व्यवसाय में लाभ की राशि अर्थात आय जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक लाभांश दिया जा सकता है। अतः लाभांश का दिया जाना या ना दिया जाना व्यवसाय की आय पर निर्भर करता है। आय अगर अधिक है तो अधिक लाभांश दिया जा सकता है और अगर आय कम है तो कम लाभांश दिया जा सकता है। नंबर 2 है आय की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। यदि किसी कंपनी की आय स्टेबल होती है, स्थिर होती है, स्टेबल का मतलब है कि रेगुलरली उसको वो इनकम हो रही है, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह कंपनी अधिक लाभांश घोषित करने की स्थिति में होती है, क्योंकि उस कंपनी में जो आय की दर है वो स्टेबल है। एक परमानेंट आय जो है वो रेगुलरली जो है वो उसके पास आ रही है। और यदि आय स्थिर ना हो तो कंपनी जो है वो लाभ का हिस्सा व्यवसाय में ही रख सकती है, तब कंपनी कम लाभांश जो है वो घोषित करती है। नंबर 3 हमारे पास है विकास की संभावनाएं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज।
यदि किसी कंपनी के लिए भविष्य में विकास के अधिक अवसर हैं, उसे ये लग रहा है कि भविष्य में विकास किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी को भविष्य में वित्त की, धन की भी अधिक आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में वह कंपनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा धन या वित्त जो है उसे संचय के रूप में रखेगी, क्योंकि यह पैसा जो है, यह धन जो है वो भविष्य के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन यदि किसी कंपनी के लिए भविष्य में विकास की कोई संभावनाएं नहीं है, तो वह कंपनी वर्तमान में अधिक लाभांश घोषित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन, रोकड़ प्रवाह स्थिति। किसी भी व्यवसाय द्वारा जब लाभांश घोषित किया जाता है या लाभांश दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी या उस व्यवसाय से जो है वो रोकड़ का बहिर्वाह होता है। बहिर्वाह का मतलब है आउटफ्लो होना, कैश व्यवसाय से बाहर जाता है। यदि कंपनी की आय स्थिर है तो कंपनी जो है वो लाभांश के भुगतान का निर्णय ले सकती है। यहां पर आय स्थिर का मतलब है कि यदि कंपनी के इनफ्लोज, कंपनी को जो आय जहां से आ रही है वो परमानेंट है, कंपनी को ये ज्ञात है कि उसे जो है वो परमानेंट आय होनी ही होनी है, उसके कैश इनफ्लोज जो हैं वो उसे लगातार आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभांश के भुगतान का निर्णय वह कंपनी ले सकती है। लेकिन यदि कंपनी के बहिर्वाह, आउटफ्लो जो है वो कैश इनफ्लो से ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसी दशा में जो है वो कंपनी लाभांश के भुगतान का निर्णय नहीं ले सकती है। अर्थात लाभांश के निर्णय पर जो है वो रोकड़ प्रवाह स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसीज, कर नीति। लाभांश निर्णय पर कर नीति का प्रभाव पड़ता है। यदि लाभांश पर कर की दर अधिक है तो ऐसी स्थिति में कंपनी कम लाभांश घोषित करती है, और यदि लाभांश पर कर की दर कम है तो ऐसी स्थिति में जो है वो अधिक लाभांश घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंश बाजार प्रतिक्रिया, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। लाभांश का अंशों के बाजार मूल्य से सीधा संबंध होता है। यदि कोई कंपनी अधिक लाभांश की दर से लाभांश घोषित करती है तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है, और यदि लाभांश की दर कम होती है या कम दर से लाभांश घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अंशों का बाजार मूल्य जो है वो कम हो जाता है। इसलिए वित्तीय प्रबंधक को लाभांश दर का निर्धारण करते समय उसका अंशों के बाजार मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अंशधारी प्राथमिकता, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। विनियोग की दृष्टि से जो अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1, जो नियमित आय के लिए विनियोग करते हैं, ऐसे अंशधारी जो इस प्रकृति के होते हैं कि उनको नियमित आय से मतलब होता है। और नंबर 2, ऐसे अंशधारी जो पूंजीगत लाभ प्राप्त करने के लिए जो है वो किसी संस्था के अंशों के रूप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यदि अधिकतर अंशधारी किसी भी कंपनी में नियमित आय के लिए विनियोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी को उचित लाभांश घोषित करना चाहिए। लेकिन यदि अधिकतर अंशधारी पूंजीगत लाभ
प्राप्त करने के लिए विनियोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो है वो लाभांश घोषित करने के लिए स्वतंत्र होती है, अर्थात कम दर से जो है वो लाभांश घोषित कर सकती है। तो इस तरह से हमने जो है वो लाभांश निर्णय से क्या अभिप्राय है और लाभांश निर्णयों को कौन कौन से घटक जो हैं वो प्रभावित करते हैं इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास अब आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। तो जैसे कि पिछले अध्याय में भी हमने डिस्कस किया है कि नियोजन क्या होता है। भविष्य में किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाना जो है वो नियोजन कहलाता है। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। और वित्तीय नियोजन से क्या अभिप्राय है? वित्तीय नियोजन का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। अतः वित्तीय क्रियाओं के बारे में योजना बनाना। तो वित्तीय नियोजन के अंतर्गत वित्त की आवश्यकता, उसकी प्राप्ति तथा उसके उपयोग के बारे में योजना बनाई जाती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग वित्तीय नियोजन के अंतर्गत वित्त से संबंधित क्रियाओं जैसे वित्त की आवश्यकता, वित्त की प्राप्ति और उसके उपयोग के बारे में योजना बनाई जाती है, इसे वित्तीय नियोजन कहा जाता है। तो वित्तीय नियोजन से संबंधित डेफिनेशन जो है, वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है और इसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय उद्देश्यों, वित्तीय नीतियों एवं वित्तीय कार्य विधियों का निर्धारण शामिल है। फाइनेंशियल प्लानिंग pertains to the function of finance and includes the determination of firms' financial objectives, financial policies and financial procedure। तो इस तरह से ये जो डेफिनेशन हमारे पास दी है वो वॉकर एंड वोगन ने दी है वित्तीय नियोजन से संबंधित। तो आज के इस वीडियो में हमने लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक वित्तीय नियोजन के बारे में डिस्कस किया। तो मैं आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।